हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू टू लर्न द न्यू ट्रिक, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक अबाउट द रिड्यूस मास। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है और आपके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बहुत आसान कर देती है, बहुत इजी बना देगी। मतलब चुटकियों में क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके, मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत हैवी हैवी क्वेश्चंस को बहुत इजी करेगी। बहुत जगह इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से और एप्लीकेशन जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स तक। मतलब वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, इलेक्ट्रोस्टैट में भी देखेंगे, एसएचएम में भी देखेंगे, ग्रेविटेशन के अंदर भी देखेंगे। तो कहाँ कहाँ पर इसका एप्लीकेशन है, हर जगह आज पूरा डिस्कशन करेंगे हम लोग, पूरी बातचीत करेंगे कि कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है, और हर एक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि अपने ये कंसेप्ट पक्के हो जाए और अगर आपसे ऐसा कुछ भी पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से जवाब दे सकें अपने एग्जामिनेशन में, अपने पेपर में, और फटाफट आप अपने जो आपका लक्ष्य है उसको अचीव करें। इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं, इसी पॉजिटिव नोट पर, इसी गुड नोट पे, कि ये जो वीडियो है ये आपको बहुत हेल्प करेगा इन अचीविंग गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अनअकैडमी को विद द कोड SM11। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा है, आप मेरे से पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आ जाइए अनअकैडमी पे, मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। SM11 के नाम से सब्सक्राइब करिए, स्टूडेंट जोन में आइए, मेरे से जुड़िए और आगे बातचीत करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं हूँ शिवेंदु मिश्रा। I am an IIT graduate. I am KBPY and NTSC qualified. I am a senior physics faculty at Nucleus Education, Kota, Rajasthan. I have a 7 year of teaching experience in various leading coaching institutes of Kota. मैंने बहुत जगह पढ़ाया है, LN में, बंसल में, अभी न्यूक्लियस में पढ़ा रहा हूँ। और इस सारे एक्सपीरियंस को लेके आपके साथ आया हूँ और मैंने देखा है बच्चों के साथ ये छोटे से इश्यूज हो जाते हैं और ये बहुत छोटे से कंसेप्ट को लेके लोग परेशान रहते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास उसका सॉल्यूशन आ गया है। तो जल्दी से आ जाते हैं और बात करते हैं रिड्यूस्ड मास के ऊपर। तो बातचीत करना स्टार्ट करते हैं बेटा कि रिड्यूस्ड मास होता कहाँ पर है। अगर आपको इसके डेरिवेशंस को देखना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है फॉर द डेरिवेशन ओनली, जहाँ जो वीडियो आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ रिड्यूस्ड मास बाय शिवेंदु मिश्रा। आप पुटअप करें यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप सारे डेरिवेशंस को देख सकते हैं। अभी हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड थोड़ी बातचीत करेंगे ताकि आपको एप्लीकेशन को मैं अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो बेसिकली रिड्यूस मास को जो हम लोग अपने सिलेबस में डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर टू ब्लॉक सिस्टम। किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ टू ब्लॉक सिस्टम के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो टू ब्लॉक हो गए, एक M1 हो गया, इसकी वेलोसिटी कुछ V1 हो गई, एक M2 हो गया, इसकी वेलोसिटी कुछ V2 हो गई। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे? काइनेटिक एनर्जी बोलोगे द काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ M2 V2 स्क्वायर। ये तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर मैं कहूँ नहीं यार, ऐसे नहीं बोलना है, यहीं से तो आपको स्मार्टनेस सीखनी है, तो आप क्या देखोगे? आप बोलेंगे इसको बोलने का नया तरीका। क्या है नया तरीका? आप लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। आपने कहा सर इतनी बड़ी बातें कौन लिखेगा? तो कुछ यहाँ देखने की जरूरत नहीं। देखिए कितने आसानी से ये पूरा टर्म आपको याद हो जाएगा। हाफ ऑफ M1, सेंटर ऑफ मास की बात करें मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे? टोटल मास लिखेंगे इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर प्लस 1/2। आपको ये टर्म आपको दिमाग में आना पड़ेगा, हाफ ऑफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस टर्म को हम इस तरीके से भी लिखेंगे, ये तो आप एज इट इज लिख देंगे, हाफ ऑफ M टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर प्लस 1/2। इस बड़े से टर्म को हम इस छोटे से टर्म से लिख देते हैं, कई बार म्यू से हम इसको डिफाइन कर देते हैं, हाफ ऑफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। V1 माइनस V2 लिखा हो या V2 माइनस V1 लिखा हो, कोई लफड़े वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया माइनस कॉमन लोगे तो स्क्वायर कर दोगे तो माइनस का स्क्वायर कितना होता है? प्लस होता है। तो मतलब वहां पर अपन को सोचने की जरूरत नहीं कि V1 माइनस V2 लिखें या V2 माइनस, कुछ भी मन करे, जो मन करे वो लिख दो, स्क्वायर होके अपने आप सीधा हो जाएगा। तो आपने कहा चलो ठीक है, ऐसे लिखा ऐसे लिखा, अंतर क्या आया? तो आप बोलेंगे ये अंतर आएगा। कहाँ अंतर आएगा? आप बोलेंगे देखो सर, जहां पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो गई, वहां पर अपना एक टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला टर्म कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। तो आप बोलेंगे कि सर देखो फिर क्वेश्चन के अंदर ये
टर्म कभी चेंज नहीं होगा। मतलब जो ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी हो रहा होगा वो सिर्फ इसके कारण हो रहा होगा। और ये टर्म क्या हो गया, 1/2 म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। म्यू क्या हो गया बेटा आपका, हाफ ऑफ m1 प्लस m2, सॉरी m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो आपने कहा जो गेम खेला जाएगा वो सिर्फ इस टर्म का खेला जाएगा। समझिएगा बेटा। अब सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट, आपने कहा सिर्फ यही गेम का, पूरे क्वेश्चन का गेम किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, हाफ ऑफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर पे डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है कि नहीं आती, बोलो पक्की बात। चलो आगे आते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन के थ्रू इस पूरे कंसेप्ट को आपको अंदर तक लेके जाना है, एकदम ढंग से समझ लेना है। तो पहले बात आती है कि जब भी केस ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कब कांस्टेंट होगी, तो आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तब कांस्टेंट होगी जब उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा। आपने कहा एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब इस पर बेस्ड कई सारे एप्लीकेशंस अपन को देखने हैं जो हम अभी आपको दिखाते हैं। पहला एप्लीकेशन होता है बेटा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर। किस में एप्लीकेशन की बात करें बेटा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर। इसमें बेटा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन दो तरीके से होता है। पहला होता है मैक्सिमम इलॉन्गेशन को लेके, या होगा मैक्सिमम कंप्रेशन को लेके। इन्हीं दोनों बातचीत पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो आपने कहा ये दोनों ही कंडीशन कब होंगी, आपने कहा ये दोनों ही कंडीशन तब होती हैं किसी भी सिस्टम को लेके जब m1 और m2 दोनों पार्टिकल की स्पीड बराबर हो जाए। इसकी स्पीड v2 बोल दे, इसकी स्पीड v1 बोल दे। तो ये कंडीशन कब अराइज होगी, व्हेन v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये कंडीशन हमेशा आपको दिमाग में होनी चाहिए कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन तभी अराइज होती है जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर हो जाती है। तो आपने कहा चलो ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है। आपने कहा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ईच ऑफ द ब्लॉक शोन इन द फिगर हैज मास 1 kg, द रियर ब्लॉक मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द फ्रंट ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट। इसकी वेलोसिटी कितनी दे दी गई, 0। तो आपने कहा इसकी वेलोसिटी हो गई 0 और इसकी वेलोसिटी दे दी गई 2 मीटर पर सेकेंड। The spring is attached to the front block is light and has a spring constant of 50 Newton per meter. Find the maximum compression। यहाँ क्या पूछा गया, मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा गया। आपने कहा कब होगा, तो आपने कहा देखो सर ये टकराएगा, इसको दबाएगा, ये दबाएगा तो इसमें कुछ कंप्रेशन आएगा। कब तक आता रहेगा, जब तक दोनों की स्पीड सेम ना हो जाए। मैक्सिमम कंप्रेशन हो, मैक्सिमम इलॉन्गेशन हो, कंडीशन कौन सी याद रखोगे, दोनों की स्पीड को सेम करने की। बोलो चमकता है कि नहीं चमकता, बात इस चीज को बहुत अच्छे समझ लो कि भैया दोनों की स्पीड अपन को सेम करनी होगी। तो आपने कहा ठीक बात, इससे क्या अंतर आने वाला है, तो आपने कहा देखो इससे क्या अंतर आने वाला है। आपने कहा देखो स्प्रिंग का फोर्स कैसा, पहले एक एक चीज समझना। आपने कहा स्प्रिंग का फोर्स कैसा, आपने कहा स्प्रिंग का फोर्स दोनों ब्लॉक के बीच का, मतलब बीच का मतलब इंटरनल हुआ कि नहीं हुआ, तो आपने कहा बिल्कुल हो गया। इंटरनल से क्या मतलब, आपने कहा इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, आपने कहा एक्सटर्नल तो कोई नहीं लग रहा है, तो आपने कहा एक्सटर्नल फोर्स 0। आपने कहा ग्राउंड, बाकी देखें कोई भी कहीं पर आपको फ्रिक्शन की बात तो की नहीं गई, तो आपने कहा एक्सटर्नल कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है इस दिशा में, हॉरिजॉन्टल की दिशा में। तो इसका मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो अपन बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। अब दूसरी चीज देखना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा, मतलब फ्रिक्शन तो नहीं है। अब फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, एनर्जी खाएगा नहीं। खाना समझते हैं, एनर्जी खाएगा नहीं, मतलब आपकी एनर्जी जो होगी वो चेंज नहीं होगी। कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं लगा हुआ है। तो आपने पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज कर लिया है, सारी चीजें आपके दिमाग में आ चुकी हैं कि सर देखो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगी और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं सिस्टम में, क्योंकि आपने बता ही दिया कि एक्सटर्नल फोर्स है नहीं कहीं पर, तो इसका मतलब कोई एनर्जी खाने वाला बैठा ही नहीं, कोई राक्षस है नहीं जो एनर्जी को खा जाए, चबा जाए और मेरी एनर्जी को बर्बाद कर दे। तो आपने कहा इससे क्या होने वाला है, आपने कहा इससे ये होने वाला है कि जो इनिशियल एनर्जी होगी वही फाइनल होगी। तो आपने कहा इनिशियल क्या होने वाली है,
तो आपने कहा देखो सर इनिशियल अगर मैं देखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, आपने कहा 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो आपने कहा काइनेटिक एनर्जी 1 के पास है। तो कैसे लिख सकते हैं, आपने कहा हाफ 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस हाफ 1 इंटू 0 का स्क्वायर। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपने कहा इसको निकालना पड़ेगा क्या, मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकालना है। इस काम का, ये टर्म काम का ही नहीं, बस लिखने का काम का है, कोई यूज नहीं आने वाला। हाफ म्यू रिड्यूस मास कितना हो जाएगा, आपने कहा m1 m2, तो 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस m इंटू वी रिलेटिव कितना हो जाएगा, आपने कहा 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आपने कहा ये तो फाइनल सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। आपने कहा फाइनल क्या होने वाला है, तो आप बोलेंगे फाइनली ये स्प्रिंग कुछ कंप्रेस होगी। आपने कहा बिल्कुल कुछ कंप्रेस हो चुकी, कि मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, इनके बीच में कुछ कंप्रेशन होगा। मान लेते हैं कितना कंप्रेशन, आपने कहा x का कंप्रेशन है। इस कंडीशन पे क्या होगा, आपने कहा इस कंडीशन पे दोनों की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होगी। तो आपने कहा अगर दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो v रिलेटिव कितना हो जाएगा, चमकते हुए बात बोलना, v रिलेटिव कितना हो गया 0। अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ये वाला टर्म क्या हो गया, गुल्ला 0 खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया। अगर ये खत्म हो गया और इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो आप बोलेंगे ये वाली एनर्जी गई कहाँ, ढूंढो। तो कहाँ चली जाएगी, आप बोलेंगे देखो सर इस मोमेंट पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर, और कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल। आप बोलेंगे एक तो हो जाएगी हाफ ऑफ 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर प्लस एक बड़ा सा अंडा। आपने कहा ये अंडा क्यों दे दिया, क्योंकि वी रिलेटिव कितना हो चुका है 0। तो आपने कहा वी रिलेटिव का टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 जो भी होगा वी माइनस वी वो तो 0 ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या बात करेंगे, बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल सॉरी अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे सर देख बोलना क्या, आप तो देख सकते हैं। तो आपने कहा क्या देख सकते हैं, आपने कहा देखो सर ये टर्म तो इधर की तरफ भी है। आपने कहा ये टर्म और ये टर्म, आपने कहा दोनों तरफ है, मतलब ये तो कुछ करने वाला नहीं है। यहाँ पर ये 0 था, यहाँ पर ये कितना हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये कुछ ये लिखा हुआ था और ये यहाँ पर अब कितना हो गया, आपने कहा ये 0 बटे सन्नाटा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कहा ये एनर्जी जो आई है वो किसके बिहाफ में आई है, इसके बिहाफ में आई है। मतलब अगली बार से आपको क्या सोचना है, अगली बार से आप सिंपल से ये लिखोगे टर्म बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो वो टर्म मुझे लिखना ही नहीं है। और कंप्रेशन कब हो रहा होगा या मैक्सिमम इलॉन्गेशन कब हो रहा होगा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इसका मतलब रिलेटिव वाला टर्म 0 हो गया होगा, मतलब वो वाले फैक्टर की एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी। और किस में कन्वर्ट हो गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। बस इतनी सी बात देखनी है। अब ये सॉल्यूशन, ये तो मैं भी आपको बता रहा हूं, तो आपको इतनी हर एक चीज, हर छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, लेकिन अब बाकी चीजें आपके दिमाग में पहले से आ जाएंगी कि हाँ भैया कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो एफ एक्सटर्नल 0 है। इसका मतलब कोई भी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। ये मैंने आपको यहाँ लिख के बताया, लेकिन आपके दिमाग में तो पहले से आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधे कौन सी इक्वेशन पे कूदोगे, आप इस इक्वेशन पे कूद पड़ोगे। अब ये इक्वेशन क्या बोलते कि तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1/2 कितना हो गया, आपने कहा 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ के कितना हो गया, आपने कहा 50 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 2 स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कितना 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 1/25 कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 1/5। 1/5 का मतलब कितना हो गया बेटा 0.2 सेंटीमीटर्स। क्या ये बात समझ में आती है, कोई छोटी सी दिक्कत हो तो जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, और नहीं है तो आगे आ जाओ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ दिमाग लगाना स्टार्ट करें आप लोग। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है आपके सामने, एक और अच्छा सा क्वेश्चन रखा है। अब यहां पर क्या पूछा गया है आपसे, मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा गया है। जल्दी से बता दीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, और आंसर बताइए क्या होने वाला है इसका। सभी लोग लग जाओ फटाफट जल्दी से। अब दोबारा इतना सोचने की जरूरत नहीं है, दोबारा कितनी इक्वेशन बनाओगे, शॉर्ट ट्रिक है, मतलब शॉर्ट में काम होना है कि नहीं होना है। जल्दी से बना दो शॉर्ट ट्रिक वाली शॉर्ट इक्वेशन। क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं लग रहा है।
स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं, बोल दिया मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स पिक्चर में नहीं दिया गया है, कोई राक्षस प्रेजेंट नहीं है, कोई मैकेनिकल एनर्जी को खाएगा नहीं। क्या प्रेजेंट नहीं है? राक्षस। राक्षस क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो एनर्जी को खाते हैं। तो अभी तो कोई है नहीं तो वो एनर्जी खाएगा नहीं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट रहेगी। तो आपने बोला अब क्या करना है? आपने कहा कुछ भी नहीं करना है, अपने को तो बहुत सिंपल सा काम करना है। अब अपन को पता है कि हाफ ऑफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, क्योंकि जब मैक्सिमम एक्सटेंशन हो रहा होगा मेरे दिमाग में अपने आप बात आएगी कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी होगी, और किसके बराबर हो चुकी होगी? सेंटर ऑफ मास के बराबर हो चुकी होगी। तो आपने कहा उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का ये वाला टर्म एकदम कहाँ चला जाएगा? जीरो बटे सन्नाटा में चला जाएगा। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आप बोलेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब बस एक इक्वेशन में काम चलेगा आपका। आप क्या लिखोगे यहाँ पर? तो आप बोलोगे 1/2 × 3 × 6 अपॉन 3 + 6 इंटू वी रिलेटिव कितना हो गया? आपने कहा एक इधर दो, दोनों उल्टे दिशा में भाग रहे हैं, तो 1 माइनस माइनस 2 करोगे तो 3 का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 1/2 के कितना हो गया? 200 इंटू एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 × 6 18/9, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 से ये 200 हो जाएगा, 100 इंटू एक्स का स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 3/10। 3/10 का मतलब 0.3 सेंटीमीटर्स, 0.3 मीटर, सारी वैल्यू किसमें लिए? मीटर्स में लिए। तो 0.3 मीटर्स दैट विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्या ये लाइन आपको समझ में आती है? क्या आपको एक लाइन में आंसर निकालने का तरीका समझ में आ गया है? अरे बोलो, मुंह खोलो। आ गया है तो आगे आ जाओ और जल्दी से। एक और केस की बात करते हैं, केस ऑफ मैक्सिमम हाइट। इसमें भी बिल्कुल यही काम होना है। मैक्सिमम हाइट सुनते आपके मन में क्या बात आ गई? आपने कहा कुछ हाइट की बात करेंगे, बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कैसे करेंगे? आपने बोला देखो हाइट की बात करेंगे तो किसी के ऊपर चढ़ा देंगे। आपने क्या किया? किसको चढ़ा दें? आपने कहा एक वेज ले लो। कैसा वेज ले लो? कुछ ऐसा वेज ले लो। कुछ इसका मास रख दो। कितना रख दें? आपने कहा चलो 4m रख दो। इसके ऊपर एक और ब्लॉक को बैठा दो, इसका कितना कर दें? आपने कहा इसका m कर दो। इसको वेलोसिटी v से फेंक दो, और इसको किसके ऊपर रख दो? एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रख दो। ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा करने में। आपने कहा स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा गया, वी वेलोसिटी से फेंका गया, आपसे पूछा गया भैया ये इसके ऊपर कहाँ तक चढ़ पाएगा? तो आपने कहा ये स्मूथ है, जब ये चढ़ने की कोशिश करेगा तो जैसे ही ये यहाँ पर आ रहा होगा ये इसको भी धक्का दे रहा होगा, मतलब 4m का ब्लॉक भी आगे चल रहा होगा। तो आपने कहा ये बात बिल्कुल सही कही। तो आपने कहा ये इनिशियल कंडीशन, मैंने कहा हाँ, तो फाइनल कंडीशन क्या होगी? आपने कहा फाइनल कंडीशन कुछ ऐसी होगी, वो चढ़ चुका होगा, ये कुछ यहाँ पर होगा। तो आपने कहा मैक्सिमम हाइट पे चढ़ रहा होगा, इसका मतलब ऊपर जाने की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? आपने बोला ऊपर जाने की वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी। तो अगर जीरो हो चुकी होगी तो अब यहाँ पर समझिएगा, अगर इन दोनों के बीच में कांटेक्ट मेंटेन है, क्या मेंटेन है बेटा? कांटेक्ट मेंटेन है। इसका मतलब जितनी स्पीड से ये आगे की तरफ जा रहा होगा उतनी स्पीड से ये भी आगे की तरफ जा रहा होगा। आपने कहा अगर इसकी स्पीड v1 होगी तो इसकी स्पीड भी v1 होगी। आपने कहा बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। क्यों होगा? क्योंकि दोनों के दोनों कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं। अगर कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं तो अलोंग द परपेंडिकुलर वेलोसिटी मस्ट बी सेम। इसको आप लोग वेज कंस्ट्रेंट भी बोलते थे, अगर याद रखो तो याद आ रहा होगा। कुछ वेज कंस्ट्रेंट की बात नहीं आती, तो बहुत बेसिक सी चीजें दिमाग में रखिए कि दोनों की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होने वाला है, तो ये चीज तो दिमाग में होनी ही चाहिए आपके। तो आपने कहा जैसे ही आपने सेम वर्ड सुना, कौन सा वर्ड सुना? सेम सेम। तो आपको जैसे ही सेम सेम सुनाई पड़ा, आपने कहा भैया वी रिलेटिव कितनी हो गई? जीरो। आपको फिर कोई दिमाग में चमका, बोलो क्या चमका? आपने बोला सर देखो जितना ये मोशन हुआ इस दौरान किसी एक्सटर्नल ने कुछ काम किया। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं किया। तो क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में चेंज होगा? आपने कहा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? आपने बोला एफ एक्सटर्नल जीरो है। तो अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब, आपने बोला इसका मतलब यहाँ जाते जाते एक टर्म खत्म हुआ। कौन सा टर्म? आपने कहा यहाँ का म्यू वी रिलेटिव, यहाँ वी रिलेटिव कितना? आपने कहा वी माइनस जीरो का होल स्क्वायर है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ये एच हाइट अगर चढ़ गया होगा यहाँ से ऊपर तो ये सारी की सारी एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी के बिहाफ में ही तो आई होगी। अरे बोल दो। तो बस एक लाइन की बात लिखनी थी, हाफ ऑफ m इंटू 4m अपॉन m प्लस 4m इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mgh। बोलो हाँ या ना?
और यहाँ से आप देख सकते हैं ये 4/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4/5, और m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा 1/2 इंटू 4/5 वी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू g इंटू एच, और h की वैल्यू यहाँ पर नीचे चली जाएगी, ये 2 से 2 चला जाएगा, तो आपकी h की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होके आ जाएगी, आप बोलेंगे द h विल बी अंडर रूट ऑफ 2/5 g इंटू वी स्क्वायर. This is called single line solution. हमने कहा कि इतनी सारी लाइनें लिख दी आपको, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं ना आपको. आप जब सोचोगे तो आप कैसे दिमाग में लगाओगे, सीधे हाफ म्यू वी रोल स्क्वायर बराबर mgh, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं. आपको पता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज हुई नहीं है, फाइनल जाके दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम हो जानी है, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जानी है, तो वी रिलेटिव जीरो हो जाएगा. ये छोटे से क्वेश्चन है बहुत. अब अगर इसको करने बैठते तो कैसे करते, कई लोग इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, सर पहले हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, फिर v1 निकालेंगे, दोनों की वेलोसिटीज को निकालेंगे, फिर दो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, और फिर एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू दोनों तरफ की पोटेंशियल एनर्जी को बताएंगे कि इसके कारण ये बढ़ गई है. तो मैंने आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे स्टेप को पूरा खत्म कर दिया. आप यहाँ पर आइए और इस तरीके से काम करिए, और एक लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा आपका. ना आपको मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, ना ही कहीं पर आपको 2 बार इक्वेशन लगानी है एनर्जी कंजर्वेशन की, कुछ नहीं करना है, सिंपल एक लाइन सॉल्यूशन. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है. बताइए कौन कौन से ऑप्शन सही होने वाले हैं और कौन कौन से ऑप्शन गलत होने वाले हैं. पढ़ा क्वेश्चन, जल्दी से बोलो, क्वेश्चन पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया. क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिगर शोज अ ब्लॉक ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट, किधर किसकी तरफ, एक वेज की तरफ. बिल्कुल वही कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई. कंसीडर ऑल सरफेसेस टू बी स्मूथ, मतलब किसको खत्म कर दिया, इनने राक्षस को मार दिया है. किसको मार दिया, राक्षस को मार दिया, मतलब अब कोई एनर्जी भी कोई एनर्जी को खाएगा नहीं, आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी. क्या ये बात समझ में आती है. अब उन्होंने बोल दिया एक ब्लॉक के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इसको कूद के बाहर निकल जाए, मतलब ऐसा मत अज्यूम कर लेना कि ये ब्लॉक यहाँ से चढ़ेगा और इसको कूद के बाहर निकल जाएगा. तो आपने कहा ये अजम्पशन की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ बोल दिया गया इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इसको ओवरकम कर सके. तो आपने कहा चलो ठीक बात, मतलब ऊपर तक नहीं पहुंचेगा. तो आपने कहा इसका मतलब क्या हो गया, आपने कहा व्हेन द ब्लॉक इज एट मैक्सिमम हाइट ऑन द वेज, ब्लॉक एंड वेज हैव वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. आपने कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी हो चुकी होगी, तो अगर हॉरिजॉन्टल मेंटेन रखना है तो परपेंडिकुलर के लॉन्ग वेलोसिटी मस्ट भी सेम होनी चाहिए. तो ये ए ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन की बात करेंगे तो आप बोला वेज एक्वायर्स मैक्सिमम स्पीड. वेज के पास मैक्सिमम स्पीड कब होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जब ब्लॉक वापस आ जाएगा. तो आप समझिएगा इस चीज को. पहले क्या होगा, आप पहले बोलेंगे कि ये वेज यहां से चलता हुआ कुछ आगे पहुंच जाएगा, और ये आप समझिएगा कि आपने स्पीड मैक्सिमम को कैसे सोचना है. तो आप देखेंगे बेटा ये वेज आगे क्यों बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि जब ये ब्लॉक यहां पर गया तो इसने कुछ ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाया. इस नॉर्मल के लगने के कारण इसके ऊपर एक फोर्स इधर की तरफ लगा होगा, नॉर्मल का कंपोनेंट जो होगा बेटा, इसने इसको इधर की तरफ भगाया होगा. बेसिकली ऐसे दबा रहा है तो इसको पीछे की तरफ भगा रहा है कि नहीं भगा रहा. तो आपने कहा ये कब तक इसको पीछे की तरफ भगाता रहेगा, तो आप बोलोगे जब तक ये इसके ऊपर रहेगा. तो आपने कहा जब ये ऊपर जा रहा होगा तब भी किधर की तरफ पुश कर रहा है, इधर की तरफ, और जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा ब्लॉक में, किधर की तरफ आ रहा होगा, जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तब भी तो पुशिंग इधर की तरफ ही हो रही होगी. तो आप बोलेंगे लगातार पुश इसको इधर की तरफ करता जाएगा. इसका मतलब जब तक वो नीचे की तरफ नहीं आएगा तब तक ये ब्लॉक पीछे की तरफ इसकी स्पीड बढ़ती ही जाएगी. तो स्पीड मैक्सिमम कब हो जाएगी, तो आप बोलेंगे जब ये नीचे आ जाएगा. क्या ये बात समझ में आती है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात. फिर आता है सी, द मोमेंटम ऑफ वेज एंड ब्लॉक इज कंजर्व्ड एट ऑल टाइम. आपने बोला कि मोमेंटम ऑफ वेज एंड ब्लॉक का जो होगा मोमेंटम वो हमेशा कंजर्व होगा. आपने कहा बिल्कुल होगा. आपने कहा क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन है वो कैसा है, इंटरनल फोर्सेस का इंटरेक्शन है. तो इंटरनल फोर्स कभी भी मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते हैं, किसके, सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते हैं. तो ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है.
आपको डी ऑप्शन दिया गया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ वेज एंड ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वेज एंड ब्लॉक का वो स्टेशनरी रहेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपने कहा कद्दू सही है। भैया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी नहीं है सेंटर ऑफ मास की? आपने कहा बिल्कुल है। आपने कहा कितनी है? तो आपने कहा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक मास के पास वेलोसिटी एम वी नॉट, तो एम इंटू जीरो अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। आपने कहा ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, तो आपने कहा ये जो है ये हमेशा यही रहेगी, जीरो नहीं होगी, स्टेशनरी नहीं रहेगा, इतनी रहेगी हमेशा। तो ये ऑप्शन कैसा हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि भैया ये दोनों पार्टिकल आगे की तरफ जा तो रहे हैं ना बेटा, यहाँ मूव तो करेंगे आगे की तरफ। अगर मूव करेंगे इसका मतलब वेलोसिटी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चमक रहा है कि नहीं चमक रहा भाई लोग? बताते रहेंगे। और अब आगे बात करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन के केस में किस तरीके से हम बातचीत करते हैं किसकी? रिड्यूस मास के एप्लीकेशन की। बहुत ध्यान से समझिएगा, बेसिक सी बातचीत। अब जहां तक जब तक ये सब चीजें इंटरनल है तब तक कहानी चलती रहेगी अपनी। आपने कहा देखो सर, एक एक ये ब्लॉक हो गया और इसके साथ एक और बहुत बड़ा लेंथ वाला ब्लॉक इन्वॉल्व हो गया। इस ब्लॉक को थोड़ा छोटा कर देता हूं। इसके ऊपर ये ब्लॉक बना देते हैं। इसकी लेंथ एल है, बहुत बढ़िया लेंथ है, बहुत बड़ी लेंथ है। इसका मास m है, इसका मास 10m मान लेते हैं। इस ब्लॉक के ऊपर मैंने इस ब्लॉक को छोड़ा विद वेलोसिटी v। दो केस होंगे। आपसे बोला अगर ये स्मूथ है तो क्या होगा? आप बोलेंगे अगर ये स्मूथ है तो कुछ नहीं होगा, ये ब्लॉक सीधा चलता चला जाएगा और यहां जाके गिर जाएगा। बस समझ में आती? क्योंकि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन आने वाला नहीं है, तो कोई डिस्टरबेंस होने वाला नहीं है। जिस ग्राउंड पे ये 10m का ब्लॉक रखा है उसको भी मैंने कैसा बोल दिया बेटा? दैट इज अगेन स्मूथ। तो आपने कहा अगर इसकी सरफेस भी स्मूथ है तो ये ब्लॉक m ऐसा सीधा आएगा और सीधा यहां से टपक जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होना। 10m वाला ब्लॉक हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। तो आपने कहा क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगा, फ्रिक्शन है नहीं, तो फोर्स कौन लगाएगा? तो आपने कहा चलो अच्छा ठीक है, फ्रिक्शन लगा देते हैं। क्या मान लिया अपन ने मान लिया कि भैया ये स्मूथ नहीं है। यहां पर आपका कुछ फ्रिक्शन है। कितना फ्रिक्शन है? मान लेते हैं यहां पर कुछ म्यू फ्रिक्शन है। कोई दिक्कत वाली बात? वर्क डन बाय फ्रिक्शन मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, छोटा सा यहां पर हिंट कर देता हूं एक बार। वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करेंगे तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तो वो हमेशा जीरो होता है। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है बेटा, दैट इज ऑलवेज माइनस का म्यू इंटू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव। इन दोनों का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा ये इसके बराबर होगा। अगर आपको इस वर्क डन में कोई भी समस्या है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, वहां मैंने वर्क डन को भी इन सब चीजों को बहुत अच्छे समझाया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो दो चीजों को आपको ध्यान रखना है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कभी वर्क डन नहीं होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा निगेटिव होता है। आपने बोला ये कैसे याद रखेंगे, तो मैंने आपको समझाऊंगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है। आप फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? फ्रिक्शन के कारण आपकी गर्मी बनती है, कुछ हीट रिलीज हो जाती है। आप कैसे समझे इस बात को? आप कभी भी फ्रिक्शन देखिए, आप टायर के जो फ्रिक्शन होता है, गाड़ी के टायर गर्म हो जाते हैं। जहां पर फ्रिक्शन होगा वो हीट के फॉर्मेट में ही तो एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। तो आपने कहा हीट कब प्रोड्यूस होगी, तो आप बोलेंगे हीट तब प्रोड्यूस होती है जब दो सरफेस आपस में रब करती हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? क्या दो सरफेस एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? दो सरफेस एक दूसरे के रिलेटिव मूव नहीं कर रही हैं, तभी तो फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक है। तो अगर फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक है और दो सरफेस आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही हैं, तो उनके बीच में कोई रगड़, कोई रबिंग नहीं हो रही होगी। तो अगर रबिंग नहीं हो रही होगी तो कोई हीट लॉस नहीं हो रहा होगा। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी जीरो, ये बात दिमाग में रखिएगा। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा होगा? दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि अगर रगड़ हुई तो हीट निकलेगी ही निकलेगी, और हीट निकली इसका मतलब नेगेटिव वर्क हुआ है। क्या ये बात समझ में आती है? इसके अलावा आपके मन में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन कभी पॉजिटिव वर्क नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक ब्लॉक के ऊपर।
किसी भी फोर्स के बारे में बात की जाएगी तो फोर्स के दोनों पेयर की बात की जाएगी। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ ताकि आपके मन में अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन हो तो वो रिजॉल्व हो जाए। आपने बोला कि अगर मैंने इसको एफ फोर्स से खींचा तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा और नीचे वाले फ्रिक्शन आगे लगेगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात। तो अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ चलेंगे तो इस फ्रिक्शन का वर्क डन कैसा होगा? आप बोलेंगे इसका वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। और इस वाले का, आपने कहा ये ब्लॉक आगे की तरफ ही चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की दिशा अगर सेम है तो ये वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। तो फ्रिक्शन के एक एक पेयर का वर्क डन निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है, लेकिन जब फ्रिक्शन की बात की जाएगी तो मैं इन दोनों पेयर के नेट की बात कर रहा हूंगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई समस्या वाली बात हो तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं अबाउट वर्क डन पे। ठीक है, तो वर्क डन के वीडियो को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक एक चीज को इलेबरेट किया हुआ है, एक एक चीज पर एग्जांपल लिए हुए हैं, तो आप वहां से समझ भी सकते हैं। ठीक बात। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन को अपन को कैसे समझना है। आपने कहा इसको v वेलोसिटी से फेंका, इसकी लेंथ l दी गई थी। क्या हुआ? बोथ ऑफ द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग टुगेदर। टुगेदर मतलब विदाउट स्लिपिंग। क्वेश्चन आपसे बोल देगा कि दोनों ब्लॉक ने आफ्टर सम टाइम एक साथ चलना स्टार्ट कर दिया। कब? व्हेन फर्स्ट ब्लॉक रीचेस टू द अनदर एंड ऑफ द ब्लॉक। जब ये ब्लॉक इसके दूसरे एंड पर पहुंचा तो ये देखा मैंने कि ये दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ चलने लग गए। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, चलने लग गए तो मान ले इसकी वेलोसिटी भी v1 हो गई होगी तो इसकी वेलोसिटी v1 हो गई होगी। तो अब आपसे यहां पूछा जाए कि यार इस प्रोसेस में कितना वर्क डन फ्रिक्शन ने किया, कितना एनर्जी का लॉस हुआ, क्या क्या चीजें हुई, तो आप बहुत सिंपल सी बात कह सकते हैं कि सर देखो यहाँ पर फ्रिक्शन ही तो वर्क कर रहा है और एनर्जी जो खा रहा है वो कौन खा रहा है? फ्रिक्शन ही खा रहा है। मतलब जो एनर्जी का लॉस होगा वही बेसिकली वर्क डन बाय फ्रिक्शन के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आती? तो आपने कहा क्या मैं एनर्जी का लॉस निकाल सकता हूँ? आपने जैसे ही ये बात देखी तो आपने कहा देखो दोनों सर एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब फाइनल क्या हो गया होगा? आप बोलेंगे फाइनल v रिलेटिव जीरो हो चुकी होगी। मतलब मेरा एक कोने वाला टर्म खत्म हो चुका है। बोलो चमक रहा है, कौन सा टर्म? हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर उड़ गया। तो आपने कहा ये उड़ा तो गया कहाँ? तो आपने कहा फ्रिक्शन खा गया। तो मतलब क्या वही वर्क डन बाय फ्रिक्शन के बराबर होगा? मैंने कहा वही होगा, लेकिन नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना, क्योंकि नेगेटिव साइन ही यही बताएगा कि उसने एनर्जी को खा लिया है या उसने नेगेटिव वर्क डन किया है। तो आप क्या बोलेंगे? आपने बोला सर देखो इनिशियली तो मैं लिख सकता हूँ जो एनर्जी होगी हाफ ऑफ m प्लस 10m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ म्यू इंटू v रिलेटिव कितना हो गया? आपने बोला v माइनस जीरो का होल स्क्वायर। आपने कहा फ्रिक्शन कैसा फोर्स? मैंने कहा इंटरनल फोर्स। अगर m और 10m के बीच में ही लग रहा है इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को कभी चेंज नहीं कर पाएगा, तो ये फैक्टर तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। और अगर ये फैक्टर कांस्टेंट रहेगा तो सिर्फ यही फैक्टर चेंज होने वाला है और ये चेंज होगी कितना होगा? जीरो होगा। तो आप यहाँ पर बहुत सिंपली एक लाइन में लिखना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी। और लॉस ऑफ एनर्जी किसके बराबर हो गया? आप बोलते हैं दैट इज इक्वल टू 1/2 म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। और एक लाइन में आप अपना सॉल्यूशन लिख देंगे m इंटू 10m अपॉन m प्लस 10m इंटू वी रिलेटिव मतलब v माइनस जीरो का होल स्क्वायर। आपका आंसर निकल के आ गया। कितना हो गया? आप 10m अपॉन 11 कर देंगे तो 5/11 हो जाएगा बेटा, 5/11 mv स्क्वायर। ये क्या हो गया? लॉस एनर्जी है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए यहाँ पर माइनस साइन लगाना ना भूलें, हर जगह पर इस पे नेगेटिव साइन लगा दीजिए ताकि आपको ये पता चलता रहे कि नेगेटिव साइन का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी होता है। कोई समस्या वाली बात हो तो बहुत बेसिकली आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए, रिप्लाई कर दूंगा अभी और आपको समझा भी दूंगा उसके बारे में भी। ठीक है, तो जल्दी से बात करें। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक, एक क्वेश्चन लिख दिया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक एंड प्लैंक इज म्यू, ground is smooth. The value of mu is such that the block becomes stationary with respect to plank before it reaches the other end. Then which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा नहीं है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। बहुत अच्छी बात कही गई है। इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना, भूलना नहीं है, इनकरेक्ट बताना है। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो और बताओ। सारी बातें डिस्कस कर चुका हूं, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको।
पुट अप करो ऑप्शंस को, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं और आपके साथ डिस्कस भी कर लेते हैं क्या हो जाएगा। वी नॉट से आगे फेंका गया है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन जल्दी जल्दी बता दो क्या हो जाएंगी। तो अपन बोलेंगे देखो सर, फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर अपन को लगानी है तो ये इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन आगे की तरफ है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और इस वाले पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। कुछ देर बाद, क्योंकि दोनों ही चलेंगे, तो कुछ समय बाद ये यहाँ पर आ चुका होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक छोटी छोटी बात को प्रूव करूंगा बेटा यहाँ पर, तो कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेन चीज़ है कि मैं आपके कंसेप्ट को भी थोड़ा स्ट्रेंथ में लेके आना चाह रहा हूँ। ये ब्लॉक यहाँ पहुँच गया होगा, आपने कहा ये ब्लॉक बिकम स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। प्लैंक के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी का मतलब क्या हो गया, दोनों की स्पीड सेम हो गई है, मान लिया v और v हो गई। अब ये दोनों अनंत काल तक, इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही चलते चले जाएंगे, इन्हें कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, क्योंकि नीचे ग्राउंड कैसा है, स्मूथ है। आपने ये बोल दिया है, देखो लिखा कि नहीं लिखा, ग्राउंड इज स्मूथ, आपने कहा बिल्कुल ठीक। तो अब यहां से यहां आए तो क्या हुआ, आपने कहा देखो सर, फ्रिक्शन ने तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुआ, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक अगर मैं बोलता तो क्या लिखता, आप बोलेंगे फ्रिक्शन की दिशा पीछे और डिस्प्लेसमेंट की दिशा आगे, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो अगर 180 डिग्री एंगल हो जाएगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक या ब्लॉक के ऊपर बात करें तो कैसा आ जाएगा, आप बोलेंगे ये हो जाएगा निगेटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करें किस पर, लोअर ब्लॉक पर बात करें तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे फ्रिक्शन इस पे किधर लगा, आगे लगा, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, आगे हुआ। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपसे पूछा गया नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी निगेटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक है और काइनेटिक के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि रगड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और रगड़ हुई और एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन तो हुआ ही हुआ है। ये बात आपको समझने में कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या? तो क्या बोलोगे सर, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो नेट वर्क डन जो आएगा दैट विल बी निगेटिव। तो आपने कहा चलो अच्छा, अगर ठीक है ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई, यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने कहा कैसे करेंगे प्रूफ, ध्यान से देखना। आपने कहा देखो भैया m का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपने कहा अगर m का डिस्प्लेसमेंट d हुआ है d1, तो इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ d हुआ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m जो होगा दैट कैन बी डिफाइंड एज d प्लस l, अगर इसकी लेंथ को l मान लिया जाए। तो किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ, आपने कहा छोटे मास का। दोनों पे लगने वाले फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी थी, आपने कहा दोनों पे लगने वाले फ्रिक्शन की वैल्यू सेम थी। तो पहले वाले पे वर्क डन कितना होगा, आप बोलेंगे म्यू एम जी विद अ निगेटिव साइन इंटू डी प्लस एन। ये किस पे हुआ, ब्लॉक पर हुआ। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा, ये हो गया फोर्स फ्रिक्शन और ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि दोनों की दिशाएं अपोजिट है, मतलब कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई है, माइनस। और यहां पर आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन प्लैंक। अगर मैं बात करूंगा तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ डी हुआ है, तो म्यू एम जी इंटू डी के बराबर हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो आप बोल सकते हैं कि जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू एम जी इंटू एल विद अ निगेटिव साइन। वेरी इंपॉर्टेंट, म्यू एम जी इंटू एल विल बी द वर्क डन बाई फ्रिक्शन। रिलेशन में पूछा जाएगा तो आप यहां पर बता भी सकते हैं हर एक चीज के बारे में। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए भी सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया और ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन निगेटिव तो होगा ही होगा। आ जाते हैं और एक और बहुत धुआंधार क्वेश्चन की बात करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब ऐसा है कि ये अभी तक आईआईटी ने भी नहीं पूछा है, मतलब आईआईटी के एडवांस में भी अभी इस पर क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो मैं ट्रिक तो आपको बताने जा ही रहा हूँ, कंसेप्ट भी हल्का सा आपको बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए। आपसे पूछा गया फाइंड आउट मैक्सिमम इलोंगेशन। पहली मन में एक बात आपके आती है कि सर ये तो फोर्स लगातार लग रहा है, मतलब लगातार ही इलोंगेशन होता जाएगा, तो मैक्सिमम इलोंगेशन तो इनफाइनाइट टाइम में होगा। ऐसी कुछ बातचीत अपने मन में आ जाती है। ये थोड़ा सा गलत हो जाता है क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स भी बढ़ता घटता रहता है, तो
तो स्प्रिंग का फोर्स कभी कभी 10 न्यूटन से ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी 10 से कम भी होता है। तो ये जो सिस्टम चलता है वो कैसे चलता है समझिएगा, ऐसे से डुक 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 डुक, कैसे डुक 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 डुक, ये दोनों ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। ये बेसिक सी चीज होती है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हम लोगों को सहारा लेना पड़ता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम का। अभी ये चीज़ मैंने अभी तो किसी वीडियो में नहीं डाली है क्योंकि रेलिवेंट नहीं है, थोड़ा सा अपर लेवल की बातचीत हो जाती है। तो मैं बस बेसिक आइडिया आपको दे दे रहा हूँ कि इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बात करेंगे। आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले जाइएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिख लीजिएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखते ही जैसे आप इसके फ्रेम में जाएंगे तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो दोनों के ऊपर सूडो फोर्स लगा के आप फिर वर्क डन के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इलोंगेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए आप लोग HC वर्मा में सॉल्व एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसी पर बेस्ड आप उसको देख सकते हैं इन द सेम चैप्टर ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात जहां पर हम कर रहे हैं वहां पर ये इसकी बारे में चर्चा की गई है। आप वहां पर देख सकते हैं और इसको कर सकते हैं, राइट। तो अभी तो हम, क्योंकि हम लोग ट्रिक की बात कर रहे हैं तो अभी हम कंसेप्ट के अंदर नहीं जा रहे हैं। अंदर जाएंगे तो यूटिलाइजेशन उस लेवल पे नहीं हो पाएगा क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी हम सिर्फ ट्रिक की बात कर रहे हैं। तो आइए जल्दी इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो बहुत बेसिक सी चीज़ होती है बेटा, ऐसे केस में इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम इस तरीके से रिप्लेस कर देते हैं। कैसे रिप्लेस कर दिया, उसको बिल्कुल बना दिया ये वाला, मतलब इसका मास म्यू और इसको एक एंड फिक्स पे कनेक्ट कर दिया और इस पर लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा इसको भी एफ रिड्यूस्ड, एक नया टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, एफ रिड्यूस। ये बेस्ड ऑन सूडो फोर्स की जब कैलकुलेशन करते हैं तो लगने वाला जो फोर्स आता है वो यही आता है एग्जैक्टली निकल के, वही चीज यहाँ लिखी हुई है, कोई नई चीज नहीं लिखी हुई है। आप प्रूवन है, आप देख सकते हैं, आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं। लेकिन अभी हम कैलकुलेशन के पॉइंट से नहीं जा रहे हैं, अभी हम आपको ट्रिक सिखाने के पॉइंट से जा रहे हैं। तो आप उस तरीके से देखिएगा, इसको रिड्यूस मास की तरह लिख सकते हैं। और रिड्यूस मास कैसा हो गया, m1f1 प्लस m2f1 अपॉन m1 प्लस m2, दिस विल बी द रिड्यूस मास। तो आपका मास फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, 4 न्यूटन का फोर्स निकल के आ जाएगा। अब अगर आपको 4 न्यूटन का फोर्स निकल के आ गया, इसका मास आपको दिया गया है, आपसे पूछा मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, तो आप बोलेंगे मैक्सिमम इलोंगेशन तब होगा जब इसकी वेलोसिटी वापस से 0 हो जाएगी। तो इस दौरान जितना वर्क डन फोर्स के द्वारा होगा तो कितना होगा, आपने मान लीजिए कि x चला तो वर्क डन बाई फोर्स कितना हो गया, तो आप बोलेंगे वर्क डन बाई फोर्स हो जाएगा 4 इंटू एक्स, क्योंकि फोर्स भी आगे की तरफ लगा और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ, तो पॉजिटिव हो गया। और जितना इसने वर्क डन किया होगा उतना ही तो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया होगा। तो दैट मस्ट बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। और यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी आ जाएगी बेटा, 8 सेंटीमीटर। करने का बहुत सिंपल तरीका, यहाँ पर एफ रिड्यूस का उपयोग करेंगे और एक लाइन में सॉल्यूशन को पाएंगे। वो सॉल्यूशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा है और काफ़ी लोगों को परेशानी में डाल देता है, अंडरस्टैंडिंग वाइज भी, और इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है क्योंकि इतना जरूरत ही नहीं हमको। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सिंपल एफ रिड्यूस निकालोगे। एफ रिड्यूस मतलब m1 f2 प्लस m2 f1 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत सिंपलिस्टिक काम है, इस तरीके से आपको काम करने की जरूरत। बोलो चमक गया, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। क्वेश्चन अभी तक जेई एडवांस में भी नहीं आया है, तो मैं पहले से बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा अपर लेवल पे है। लेकिन एम्स वगैरह की अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है कहीं पर आपको डायरेक्टली इसका उपयोग मिल जाए। तो ध्यान से रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन इन एसएचएम, कहां पर बात करने जा रहे हैं बेटा, एसएचएम के केस में, मतलब यही वाला जो केस था जहां पर आपने पार्टिकल्स को दो मासेस के बीच में बांध दिया, सॉरी स्प्रिंग को। तो अगर स्प्रिंग दो मासेस के बीच में आ गए, m1 और m2 के बीच में आ गए, तो यहां पर इनका जो टाइम पीरियड होता है, आपको पता है कि अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगा हुआ है तो इसका टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं बेटा हम लोग, तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई, यही लिखते हैं क्या, अरे भूल गए क्या, ऐसे लिखते थे f बराबर के एक्स हो गया विद अ निगेटिव साइन, तो एम ए बराबर माइनस का के इंटू एक्स, बोले ही होता था। तो एक्सीलरेशन बराबर लिखते थे माइनस का के बाई एम इंटू एक्स, और इस कांस्टेंट टर्म को ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर कर लेते थे और फिर बोलते थे t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा होता था तो अंडर रूट एम बाई के ऊपर की तरफ चला जाता था। अरे बोलो याद आ गया कि नहीं याद आ गया।
अब जब ये दो मास का सिस्टम है तो इस मास को भी हम इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं विद अ सिंगल क्वांटिटी कि भैया ये इसको रिप्लेस कर दिया मैंने और इसका मास कितना हो गया म्यू, दैट इज कॉल्ड एज द रिड्यूस्ड मास। तो ऐसे केस में भी जो हमारा टाइम पीरियड हो जाता है वो हो जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा टाइम पीरियड निकल के आ जाता है और इसी पर बेस्ड हम सारी कैलकुलेशंस को कर लेते हैं जो हमसे एसएचएम में पूछी जाती है। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन पूछा था, वो मैं आपका डिस्कस करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब देखो किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। उन्होंने क्या किया, अब मेरे को ये तो पता था, ध्यान से देखना, मेरे को पता क्या था कि यार दो ब्लॉक अगर ऐसे जुड़े हुए मिल जाए तेरे को तो तुझे कुछ नहीं करना है। अगर आपसे पूछा जाए मैंने एक m1 है एक m2 है, इसको v वेलोसिटी से इधर आगे फेंक दिया तो इनका जो टाइम पीरियड होगा ऑसिलेशन का वो क्या होगा, तो आपने कहा दोनों का बिल्कुल सेम होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के। आपने कहा ये तो मुझे आता है। अब लेकिन इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखिएगा कैसे दूसरा कर सकते हैं और आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं। आइए दिखाता हूं आपको। आपको बोला गया एक तो ये ब्लॉक है, इसका मास कुछ m0 हो गया और इसी ब्लॉक पर एक ये वेल्डेड है रॉड और इसके ऊपर मैंने एक स्प्रिंग ऐसे लगा दी और यहां पर एक और ब्लॉक रख दिया, इसका मास हो गया m और बोल दिया कि ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है और ये सरफेस भी स्मूथ है जो इस पे ये रखे गए। आपने कहा ये भी स्मूथ। अब आपसे ये बोला गया कि इस m को मैंने v वेलोसिटी से अंदर की तरफ धक्का दे दिया तो क्या होगा, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस मास m, किस तरीके से ये ऑसिलेट करेगा ये आप मुझे बता दीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि घबराने की तो कोई बात ही नहीं बेटा। यहाँ पे बहुत सिंपल चीज है, आपने कहा स्प्रिंग को उल्टा करके जोड़ दो। भाई स्प्रिंग को अगर मैंने उल्टा कर दिया ऐसे घुमा के, क्योंकि इनके बीच में तो सरफेस स्मूथ है, मतलब इनके बीच में कोई भी हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है, मतलब ये ब्लॉक इसके ऊपर इस तरीके से मूव करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सरफेस कैसी है, स्मूथ है, तो उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। तो आपने बोला सर देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी तो देख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। और यहाँ से अगर मेरे से टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो मैं एकदम बोल दूंगा t बराबर 2 पाई म्यू बाई के और ये मेरा आंसर हो गया। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती, कोई दिक्कत वाली बात। तो क्वेश्चन को फ्रेम दूसरी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दो ब्लॉक के बीच में एक स्प्रिंग को फंसा हुआ देखेंगे और आपसे कभी पूछा जाए मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी जो आप एसएचएम में निकालते हैं, तो एक बार ओमेगा आ जाता है, टाइम पीरियड आ जाता है, तो फिर सभी कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात बेटा, कोई परेशानी वाली बात, पक्का। आगे बढ़ा जाए, आइए दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए कुछ बातें यहाँ पर मैं बहुत डीप बताने जा रहा हूँ, बहुत कंसेप्चुअल बताने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को। आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ रखा था, इसका मास था m, ठीक है। अब चार्ज को रखने के आपको दो तरीके दिए जाएंगे, दो तरीके होंगे जो आपको समझना होगा। पहला हो गया एक बार चार्ज होगा फिक्स और एक बार आपने रखा प्लस क्यू और ये m और ये हो गया फ्री। अब आपने क्या किया, अनंत काल से एक और चार्ज प्लस क्यू कहां से फेंका, इन्फिनिटी से, इसकी तरफ v वेलोसिटी से फेंक दिया। तो जब ये आएगा तो ये प्लस और प्लस में धक्का लगेगा, ये फिक्स है तो ये तो पीछे जा नहीं सकता, तो ये इसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना, बढ़ता हुआ आ रहा होगा तो इसकी स्पीड में क्या हो रहा होगा, आपने बोला इसकी स्पीड कम होती जा रही होगी। एक कुछ पॉइंट पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्यों जीरो होगी, क्योंकि आपने बोला इनके बीच रिपल्शन हो रहा है, तो एक फोर्स तो इधर की तरफ लग ही रहा है, इसके ऊपर भी इधर की तरफ लग रहा है, लेकिन आपने फिक्स बोल दिया, इसका मतलब ये यहाँ पर किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स से आपने बांध के रखा हुआ होगा, इसलिए ये पीछे नहीं जाएगा। तो एक मोमेंट पर आते होते इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। तो इस मोमेंट पर इनके बीच की सेपरेशन कैसी होगी, आप बोलेंगे मिनिमम होगी, क्योंकि इसके बाद ये वेलोसिटी वापस की तरफ ही गेन करेगा।
तो जो सबसे पास आता है इसी को हम बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। कौन सी डिस्टेंस बेटा? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्लोजेस्ट वर्ड भी दिमाग में रखेंगे। तो ये जो सबसे पास आया, इस मोमेंट पर क्या हुआ? तो आपने कहा इस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। तो आपने कहा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? आपने कहा v। अब आप यहां पर पहली चीज सोचिएगा और समझिएगा। अभी मैं एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट को समझाने की बात भी कर रहा हूं। आपने कहा इस केस में सर मुझे बताओ, क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगी या नहीं होगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगी या नहीं होगी? तो आपने कहा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को देखने के लिए मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स 0 है या नॉन 0 है? तो आप बोलेंगे सर देखो ये फिक्स है। तो क्यों फिक्स है? आप बोलेंगे क्योंकि किसी ने पकड़ के रखा है। तो किसी ने पकड़ के रखा तो वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? आप बोलेंगे एक्सटर्नल। बोले चमका। तो अगर एक्सटर्नल है तो क्या बोलोगे कि इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स कैसा हो गया? नॉन जीरो हो गया। मतलब कोई ना कोई धक्का दे रहा होगा तभी ये रुका होगा। इसलिए इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आती है? तो ऐसे केसेस के लिए तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ तो सिंपल एनर्जी दिखाई पड़ती है कि भाई यहाँ पर आते आते सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट नहीं है, तो ये तो नॉट कांस्टेंट हो गई। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल हाफ mv²। और क्योंकि इन्फिनिटी पे आए तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी? आप बोलेंगे 0 रही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो गई होगी? आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। तो के क्यू क्यू बाई डी के बराबर हो जाएगा और यहां से आप डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात बेटा? अब मैं सेकंड केस की बात करता हूं। और जब चार्ज फ्री है, चार्ज फ्री सुनते ही मन में क्या झटका कि इसका मतलब अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब एक्सटर्नल नहीं है तो अब हम अपनी कहानी को पिक्चर में ले आएंगे। मतलब अगर कोई फ्री पार्टिकल है और दूसरे पार्टिकल को इनफाइनाइट से फेंका गया इसकी तरफ v वेलोसिटी से, अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब निकालना भी देखिए कितना डिफिकल्ट हो गया। जैसे ही इसकी तरफ आएगा ये इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा तो ये तो इससे दूर भागेगा कि नहीं भागेगा? ये इससे दूर भाग रहा होगा, ये इसके पास आ रहा होगा। तो इनके बीच की दूरी बढ़ रही होगी घट रही होगी। तो आप बोल क्या सकते हो? आप बोलोगे सर देखो जब तक इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तब तक तो दूरी कम होगी। लेकिन जैसे ही आगे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो दूरी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जिस मूवमेंट पर इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो रही होगी, मतलब इसकी बढ़ते बढ़ते और इसकी घटते घटते, जब इनकी वेलोसिटी दोनों की सेम हो रही होगी, मतलब v1 बराबर v2 हो रहा होगा, देन ओनली वी कैन से कि अब ये क्लोजेस्ट हैं। कहाँ पर हैं? दे आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर। तो जब क्लोज, अब यहाँ पर बिल्कुल वही चीज याद रखिएगा, वहां पर मैक्सिमम इलोंगेशन मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात की गई थी, मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा जाएगा। मतलब क्या दिमाग में रखोगे? दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी हो गई होगी? सेम। यहां पर भी पूछा जाए आपसे जैसे ही कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिमाग में तुरंत टकराना चाहिए कि क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करें, दोनों पार्टिकल भाग रहे हैं, इसका मतलब ये क्लोजेस्ट अप्रोच तभी हो पाएगा जब दोनों की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम हो रही होगी। क्या बोलो चमका? अगर चमका तो अगला क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। लिखा हुआ है, पढ़िए फटाफट। टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास m कैरी अ चार्ज q ईच। दोनों के पास चार्ज q हो गया है। इनिशियली वन इज एट रेस्ट इन फ्री स्पेस। क्या दे दिया? फ्री स्पेस में दे दिया गया है। अदर इज प्रोजेक्टेड डायरेक्टली टुवर्ड्स फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस का मतलब कितनी डिस्टेंस मान लोगे? इनफाइनाइट मान लोगे। और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा माना जाता है? जीरो। कैसा माना जाता है? जीरो। पूछा गया व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो कैसे बोलेंगे? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे देखो भैया यहाँ पे लगा दिया Q और यहाँ पे लगा दिया M। एक पार्टिकल तो ये हो गया और यहाँ से बहुत दूरी से एक दूसरे पार्टिकल को फेंका गया।
तो अगर बहुत दूरी से दूसरे पार्टिकल को फेंका गया है प्लस क्यू कॉमा एम को विद सर्टेन वेलोसिटी बी, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आपने कहा जब इनके बीच की दूरी सबसे कम हो रही होगी उस मोमेंट पर मैंने अभी क्या समझाया, दोनों की वेलोसिटी कैसी होगी, आपने कहा एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। आपने कहा मतलब वी रिलेटिव जीरो हो गया, मतलब एक कंपोनेंट उड़ गया। देखो एक्सटर्नल फोर्स जीरो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं होगा। आपने कहा एक्सटर्नल फोर्स जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। अब मैं कुछ कुछ भी लिख नहीं रहा हूं, सब चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, एकदम दिमाग तेज दौड़ाओ फटाफट। क्या बोलोगे आपने, बोला सर एक्सटर्नल जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहने वाली है, मतलब एक टर्म तो कांस्टेंट हो गया काइनेटिक एनर्जी का। मैंने कहा कौन सा, आपने कहा पहला वाला। पहला वाला क्या था, एम टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, आपने कहा ये चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज होगा, आपने कहा हाफ ऑफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर चेंज हो जाएगा। तो आपने कहा किसमें चेंज हो जाएगा, तो आप बोलेंगे जब ये नजदीक आएंगे एक दूसरे के, डी डिस्टेंस पर आ गए, तो इनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी। तो किसके बिहाफ में बढ़ी होगी, आप बोलेंगे ये जीरो हो जाएगा, तो ये यही इस पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा होगा। तो अब आप क्या लिखोगे, हाफ ऑफ म्यू कितना हो गया, आप बोलोगे एम एम अपॉन एम प्लस एम इंटू वी का स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन डी। और यहां से आप डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू स्क्वायर, देखिएगा डी इधर चला गया, एम एम से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 2, तो दो 2 हो गए कि नहीं हो गए बेटा नीचे, तो 2 2 ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात बेटा, तो क्या ऑप्शन सही हो गया आपका, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन इन ग्रेविटेशन। आपको पता है कि ये दोनों ही एक जैसे चीजें हैं, बिल्कुल एक जैसी बातचीत है, तो यहां पर तो कोई अंतर नहीं आने वाला। आपने कहा यहां पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने कहा तो खैर बिल्कुल वही चीज हो गई, एक पार्टिकल एम रख दिया यहां पे और एक और पार्टिकल एम रख दिया यहां पे। अब ये दोनों स्पेस में थे, अंडर देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन, आपसे जैसे ये वर्ड, क्योंकि इसमें कैसा वर्ड यूज किया जाएगा, अंडर देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो आपने जैसे बोला म्यूचुअल अट्रैक्शन, इसका मतलब इनका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब ये एक दूसरे को खींचेंगे, मैंने कहा बिल्कुल खींचेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। कुछ समय के बाद अगर इसका मास m1 मान लो और इसका मास m2 मान लो, दोनों का मास अलग अलग मान लो, तो कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ v1 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी कुछ v2 हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और इनके बीच की सेपरेशन जो हो जाएगी वो चेंज होके, मान लीजिए कि इनिशियल सेपरेशन कुछ r1 थी और फाइनल सेपरेशन कुछ r2 हो गई। इनको यहां से रिलीज किया गया था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी जीरो थी और इसकी भी जीरो थी। किस डिस्टेंस से रिलीज किया गया बेटा, r1 से रिलीज किया गया था इनके बीच की सेपरेशन। फाइनल कितनी हो गई, r2। तो आपसे पूछा कि जब इनके बीच की दूरी r2 हो जाएगी तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी बता दो कितनी होगी। ध्यान से समझना, क्या पूछा गया, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। आपने कहा कैसे चल रहा है, आपने कहा म्यूचुअल अट्रैक्शन से चल रहा है, इसका मतलब एफ एक्सटर्नल जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों ही पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो ही रहेगा। सॉरी क्या ये बात समझ में आ जाती है आपको? तो अगर ये बात समझ में आ जाती है तो आइए जल्दी से बातचीत कर लेते हैं। तो आपने कहा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आपने कहा देखने से भी समझ में आ रहा है जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, आपने कहा देखो सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव होती है, माइनस का G m1 m2 अपॉन r1। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये हो गई आपकी इनिशियल कंडीशन। मैंने कहा चलो भैया फाइनल भी लिख लेते हैं, आपने कहा फाइनल लिख लो। तो आपने कहा काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे देखो सर मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, ये तो जीरो का जीरो ही रहेगा। क्या हो गया होगा, आप बोलेंगे हाफ ऑफ म्यू, म्यू कितना हो गया, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी, जो वी रिलेटिव हो जाएगा तो वी रिलेटिव का होल स्क्वायर। आपने कहा यही तो टर्म बनेगा कि नहीं बनेगा। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे पोटेंशियल हो जाएगी माइनस का G m1 m2 अपॉन r2। अब क्या बोलूंगा, अब बोलूंगा बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और बहुत बेसिक सी चीज देखनी है,
माइनस GM1 M2 अपॉन R1, इट इज इक्वल टू हाफ म्यू V रिलेटिव का होल स्क्वायर माइनस GM1 M2 अपॉन R2। यही हो जाएगा बेटा कि नहीं हो जाएगा? और यहां से आप V रिलेटिव स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बोलो, चमका कि नहीं चमका, दिखा कि नहीं दिखा बेटा? कोई परेशानी वाली बात हो तो बताएं। अगर आता है तो आगे क्वेश्चन को करिए और मुझे बताइए। आपके सामने एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको और भी क्वेश्चन की ज़रूरत है, और भी क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो हम लोग बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और क्वेश्चन की ज़रूरत है। सर मुझे ऐसे क्वेश्चंस और भी करा दीजिए ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। तो जेई क्वेस्ट चैनल पर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप वहाँ पर, अभी तो मैं सिर्फ आपको अप्लीकेशन सिखा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, लिमिटेड दिखा रहा हूँ। ठीक है, कमेंट में बता दीजिए अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो। The two-point object of mass m and 4m are at rest at infinite separation. They move towards each other under mutual gravitational attraction. बिल्कुल सही बात है, g ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। जब इनके बीच की सेपरेशन r हो जाए, क्या लिखा? देन एट अ सेपरेशन r, स्टार्ट कहाँ से किया? इनफाइनाइट सेपरेशन से। तो इनफाइनाइट सेपरेशन सुनते ही मन में खुशी की लहर दौड़ी कि नहीं दौड़ी? आपने कहा देखो सर एक टेंशन तो खत्म हो गई। कौन वाली? कि सर इनिशियल एनर्जी लिखनी ही नहीं पड़ेगी। आपने कहा क्यों नहीं लिखनी पड़ेगी? आपने कहा देखो जब पार्टिकल एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर होंगे, उनकी वेलोसिटी भी कैसी है? ज़ीरो। और वेलोसिटी भी ज़ीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो गई। मैंने कहा बिल्कुल सही। और पोटेंशियल एनर्जी भी तो ज़ीरो हो गई, क्योंकि भैया आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो आप बोलेंगे इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई? आपने कहा ज़ीरो हो गई। तो आपने कहा अब क्या होगा जब ये मूव करेंगे? तो आप बोलेंगे देखो अब तो ये होगा कि जब ये एक दूसरे के पास जाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और निगेटिव की तरफ बढ़ रही होगी कि नहीं बढ़ रही होगी? दो मासेस पास में आते हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती कि नहीं करती? आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो जब इनके बीच की सेपरेशन कुछ आर बचेगी, ध्यान से देखिएगा, जब इनके बीच की सेपरेशन कुछ आर बची बेटा, तो इसकी वेलोसिटी कुछ v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी कुछ v2 हो गई। एक का मास m है और एक का मास 4m है, तो आप बोलेंगे क्या हुआ? आप बोलेंगे देखो हाफ ऑफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया? आप बोलेंगे GM1 M2 अपॉन R के बराबर। आपने कहा ये कैसे लिखा? आप बोलेंगे ये देखो इतना काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है तो इतना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो जाएगा। मैंने तो बस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को ही तो अप्लाई किया है। क्या बोलो, बात समझ में आती है? आपने कहा एक का मास m हो गया और एक का मास 4m हो गया, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? 1/2m इंटू 4m अपॉन m प्लस 4m इंटू वेलोसिटी v रिलेटिव का स्क्वायर, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी की ही बात की गई है, दैट इज इक्वल टू GM इंटू 4m अपॉन R। M4m से M4m उड़ा दो, बोलो कोई दिक्कत? नीचे क्या हो गया? 5m हो गया, 5m ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे बेटा? v रिलेटिव का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना ऊपर जाएगा? आपने कहा 5 दूनी 10, तो 10 इंटू g इंटू m अपॉन v रिलेटिव का स्क्वायर, तो अपॉन r यहाँ पर है कि नहीं? तो v रिलेटिव का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 10GM अपॉन r के बराबर हो गया। बोलो बात समझ में आती है बेटा कि नहीं आती? कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? आपसे आपने कहा सर टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए, आपने कहा देखो सेंटर ऑफ मास की तो जीरो होगी, आपने कहा यहाँ सर टोटल काइनेटिक एनर्जी और पूछा गया, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं लिख देते हैं। तो आपने कहा टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? आप बोलेंगे हाफ ऑफ m टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर। तो आपने कहा ये तो जीरो ही है ना, जो एनर्जी है वो तो इसी की आई, और ये एनर्जी किसके बराबर? आप बोल सकते हैं डायरेक्टली भी देखते हुए बोल सकते हैं कि सर यही एनर्जी तो GM1 M2/R के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो क्या हो जाएगा ये? GM इंटू 4m अपॉन R, दैट गोज टू 4GM स्क्वायर अपॉन R। तो मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ए सही हुआ। आपने कहा टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी जीरो, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगी। उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ये हो जाएगी, आपने कहा बिल्कुल सही है। देयर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, आपने कहा बिल्कुल गलत। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? ए, बी और सी ऑप्शन आपके बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट हो चुके हैं।
और अब हम बातचीत करने जा रहे हैं इसके एक और एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन इन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स की जब हम बात करते हैं, न्यूक्लियस मेरे इंस्टीट्यूशन का नाम भी है, और इसके फिजिक्स की जब मैं बात करता हूँ तो बहुत ध्यान समझिएगा इस पर कहाँ उपयोग आता है। जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शन, तो जब न्यूक्लियर रिएक्शन की बेटा बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ए प्लस बी के कॉम्बिनेशन से कुछ सी प्लस डी बना। भाई न्यूक्लियस की रिएक्शंस ऐसी तो होती हैं, कुछ ए प्लस बी से कुछ सी प्लस डी बन गया। तो इस दौरान आपको कुछ बातें बताई जाती हूँ कि मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जिसको अपन क्यू वैल्यू बोलते थे, जो ये बताता था कि एनर्जी रिलीज होगी कि एनर्जी आएगी। तो एनर्जी रिलीज कब होती थी? जब मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट, कुछ मास डिफेक्ट होता था, तो हम उस डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर को लिख देते थे और बोलते थे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये रिएक्शन दो तरीके की होती थी बेटा, एक होती थी एक्सोथर्मिक और एक होती थी एंडोथर्मिक। आपको पता है, दोनों का मतलब भी पता है आप लोगों को, केमिस्ट्री के विद्वान है आप लोग। अंतर क्या होता था? आप बोलते थे सर देखो, जिसमें एनर्जी रिलीज हुई मतलब मास का डिफेक्ट होता था, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती थी, और जिसमें एनर्जी देनी पड़ती थी उसको क्या बोलते थे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते थे। क्या ये बात समझ में आती है? अब क्या होता है, अब मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप एनर्जी किस तरीके से देते हैं? हाउ यू प्रोवाइड द एनर्जी इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस, किस तरीके से आप करते हैं? कई लोग इसका जवाब इस तरीके से देते हैं कि सर हम गर्म कर देते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जितनी रेडियो एक्टिविटी, ये टेम्परेचर पे कभी डिपेंडेंट नहीं होती बेटा, इसका ध्यान रखिएगा हमेशा। आपकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, गर्म करेंगे ठंडा करेंगे उससे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात आती है, आपसे पूछा जाए कि एक रिएक्शन एंडोथर्मिक, मतलब मुझे उसकी एनर्जी देनी है उस रिएक्शन को कराने में, तो मैं एनर्जी किस तरीके से दूं? तो वो एनर्जी बेटा जो दी जाती है वो किस तरीके से दी जाती है? दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका बी एक बहुत हैवी न्यूक्लियाई था, अब आपको पता था कि यार ये अगर रिएक्शन मुझे करानी है तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ, ए को किसी वेलोसिटी वी से फेंकता हूँ इसकी तरफ, और ये आके यहाँ पे टकराता है। जब ये दो कोलाइड करते हैं और इस कोलिजन के दौरान क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस पॉसिबल इन केस ऑफ कोलिजन? कोलिजन के केस में कितना मैक्सिमम लॉस पॉसिबल होता है, आइए इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। आपने कहा देखो सर, कोलिजन होगा मतलब इंटरनल फोर्सेस लगेंगे, अगर इंटरनल फोर्सेस लगेंगे तो m टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज हाफ ऑफ म्यू इनटू v रिलेटिव का होल स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता बेटा? तो आपने कहा सर देखो, अगर दो मासेस m1 किसी वेलोसिटी v1 से और दूसरा मास m2 किसी वेलोसिटी v2 से टकराते हैं, तो मैक्सिमम एनर्जी का लॉस होता है जब कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी दोनों की कैसी हो जाती है, v1 डैश और v2 डैश बराबर हो जाती हैं, और उस दौरान ये हाफ ऑफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर का जो कंपोनेंट है वो लॉस में खर्च हो जाता है, निकल जाता है। ये बात, और यही लॉस जो होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम लॉस पॉसिबल होता है इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि ये फैक्टर तो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है कोलिजन के कारण। तो जो लॉस होगा वो सिर्फ इसी का होने वाला है। क्या ये बात समझ में आती बेटा? अब यहाँ पर इसके एप्लीकेशन को देखिएगा। तो आपने कहा ये, आप जब ये पार्टिकल इससे टकराएगा बेटा तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो टकराने के दौरान जो एनर्जी लॉस होती है वही एनर्जी रिएक्शन कराने में यूज ली जाती है, क्योंकि बाकी जो एनर्जी इन पार्टिकल के पास ही रह गई। तो जो एनर्जी लिबरेट हुई दैट विल ट्राई टू मेक द रिएक्शन पॉसिबल। तो आपने कहा अगर इस रिएक्शन को, ए से बी की रिएक्शन को कराने में कुछ क्यू एनर्जी की रिक्वायरमेंट है,
तो आपसे पूछा जाए व्हाट शुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए, पार्टिकल ए की काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? तो आप बोलेंगे देखो सर काइनेटिक एनर्जी कुछ ऐसी हो कि हाफ ऑफ, हमें तो ये चाहिए कि जब ये दो टकराएं हाफ ऑफ एम ए इंटू एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी, इसका वी रिलेटिव का होल स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू क्यू, ऐसे ही होगा। जनरली बेटा क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियाई जो होता है उसको हम रोक के रखते हैं और बाकी हल्के पार्टिकल को उस पर बम्बार्डिंग कराते हैं। ये कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन को कराने का ये बेसिक तरीका होता है। तो वी रिलेटिव की बात करेंगे तो एक ही पार्टिकल आ रहा होगा, तो एक ही पार्टिकल की यहाँ पर बात होगी, तो ये तो क्यू वैल्यू के बराबर हो गया। आपने कहा हाफ ऑफ एम ए। देखिएगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पर लिख रहा हूँ, अप्लीकेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें एनटीए आउट ऑफ द लाइन पूछ रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो v माइनस जीरो या इसको सिंपली v का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। इट शुड बी इक्वल टू क्यू। अब काइनेटिक एनर्जी जिसकी पूछी जाए उसका मास यहां रोक लेना। आपने ए की पूछी, आपने कहा देखो सर अब मैं ऐसे लिख सकता हूं हाफ ऑफ एम ए बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? एम ए प्लस एम बी अपॉन एम बी हो गया कि नहीं हो गया बेटा, यहाँ पे इंटू क्यू के बराबर होना चाहिए। और आप इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को यहां पर बता सकते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी से मैं ए को फेंकूं ताकि ये रिएक्शन हो जाए, रिएक्शन में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों जल्दी से एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है हाउ मच एनर्जी मस्ट बी बम्बार्डिंग प्रोटॉन पॉसेस टू कॉज द रिएक्शन। कितनी एनर्जी इस प्रोटॉन के पास होनी चाहिए, हाइड्रोजन के प्रोटॉन के पास होनी चाहिए ताकि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए? सोचिए और जल्दी से बताइए। आपको मास दे रखे हैं सभी के बेटा। आए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये रिएक्शन कैसी है, क्या ये रिएक्शन में एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, खुद से हो जाएगी। तो आपने कहा सर देखो अपन देखते हैं मास डिफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपने कहा देखा सर इसका मास जो था इनिशियल जो अपने पास मास था 7.1, एक सेकंड रुकिएगा, 1600 प्लस एक हाइड्रोजन एटम हो गया तो 1.0783, ये इनिशियल मास हो गया, माइनस जो मास प्रोड्यूस हुआ वो कितना हो गया, आपने कहा 4 बेरिलियम का मास हो गया 7.0169, यही तो हो गया कि नहीं हो गया बेटा। और एक न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन का मास, एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास आपको पता होगा तो लगभग लगभग सेम होते हैं, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो अगर आप लिखेंगे तो इसका जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो लगभग 7, 8, 9 के लगभग जाता है, कहीं कहीं 9 भी लिखा हो सकता है, कुछ इस तरीके का मास होता है लगभग। ठीक है, अगर आपको नहीं दिया है तो आपको हमेशा उसको इक्वल मानना है और उसको निग्लेक्ट कर देना है। तो आपने कहा ये मास और ये मास तो आपस में खत्म हो गया। तो अगर मैं देखें तो मास ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है इन कंपेयर टू जो मास था। अगर मास ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है इसका मतलब कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, वही तो मास के फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी। मतलब यहाँ पर क्यू वैल्यू कैसी होगी, आपने कहा क्यू वैल्यू तो निगेटिव होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपने कहा कितनी निगेटिव हो गई, आपने कहा अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 0.0030 हो गए और 9 इंटू सी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आती है? और आपको पता है कि ये जो मासेस दिए गए हैं ये एएमयू में हैं, तो एएमयू के करस्पॉन्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एक एएमयू की एनर्जी होती है और उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, वो लगभग लगभग अगर आप बात करेंगे तो 900 समथिंग निकल के आ जाती है। तो वहाँ से हम क्यू वैल्यू निकाल लेंगे, 900 समथिंग हो जाएगी, तो क्यू वैल्यू की निगेटिव आ रही है। आपने कहा इतनी एनर्जी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। आपने कहा चलो ठीक, कहाँ से आएगी? तो आपने कहा ये लिथियम का आयन होगा, लिथियम का न्यूक्लियस होगा, इसके ऊपर ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बम्बार्डिंग करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आपने पूछी है। तो इस प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए इट शुड बी सच दैट, देखिएगा मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ लिथियम अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ लिथियम
इंटू वी का स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू क्यू वैल्यू। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब किसकी पूछी गई, प्रोटॉन की पूछी गई, तो आपने कहा देखो सर 1/2 mp इंटू वी का स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन टू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, तो ये mp प्लस एम एल आई उधर चला जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ एल आई अपॉन मास ऑफ लिथियम इंटू क्यू वैल्यू के बराबर। और आप यहाँ से क्यू वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये निकल के आ जाएगा कि प्रोटॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, जहां पर रिएक्शन का जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है बेटा, आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये ध्यान रहे, आपसे कभी भी कोई पूछे कि न्यूक्लियर रिएक्शन में आप एनर्जी कैसे सप्लाई करेंगे, इवन किसी भी रिएक्शन में सप्लाई ऑफ एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है। लेकिन जब हम सॉल्वेंट की बात कर रहे होते हैं, सॉल्यूशंस की बात कर रहे होते हैं, वहां पर हम हीट देते हैं तो अपने आप उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, जिस कारण रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं। तो रिएक्शंस में जब भी एनर्जी सप्लाई होगी दैट विल ऑलवेज बी बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, तभी उनका कोलिजन होता है, तभी कुछ आगे के फिनोमेना डेवलप हो पाते हैं। होपफुली आपको ये पूरी बातचीत बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट फिर भी रह गया बेटा, तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पर अपने डाउट को पोस्ट कर दीजिए, मैं आपके डाउट का रिप्लाई कर दूंगा, समय निकाल के ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू। अब अगर बेटा आपको लगता है कि आप अच्छा सा पढ़ रहे हैं और आपको अनअकैडमी की बहुत ज़रूरत है, प्रॉपर कोर्सेज की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें अनअकैडमी को। अनअकैडमी में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलने वाले हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा। तो अगर आपको कुछ कमी फील हो रही है तो आ जाइए फटाफट अनअकैडमी पे और वहाँ पर मेरे क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन करिए। मैं वहाँ पर एक क्रैश कोर्स भी ले रहा हूँ, जिसके अंदर मैं हर टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के साथ। तो बहुत ही बेटर फॉर्मेशन के साथ मैं कोर्स क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, तो आप उसको प्लीज़ इनरोल करें और ज्वाइन करें अनअकैडमी को। अनअकैडमी को ज्वाइन करना आपको पता है, लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन शुड बी ऑफ 12 मंथ और 24 मंथ। कोड यूज़ करना ना भूलिए, SM11 ये मेरा कोड है, आप इसका यूज़ करिए, थोड़ा फ़ायदा आपको होगा, थोड़ा फ़ायदा मुझे होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा, आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे कोड से, SM11 से, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जेई क्वेस्ट भी हमारा एक और चैनल है, जहां पर अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चीज़ को भी आप वहां पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, SM11 कोड को यूज़ करें, बेल आइकन टंटना दें, बजा दें, ताकि बाजा बजता रहना चाहिए, बाजे में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।